बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं गैमो थ्योरी ऑफ अल्फ़ा डिके के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने नटल लॉ के बारे में, टनलिंग इफेक्ट के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किया था। आज हम उसी इंट्रोडक्शन को ब्रीफली देखेंगे कि किस तरह अल्फ़ा डिके होता है और किस तरह ये न्यूक्लियर फोर्स को और कोलम्बिक फोर्स को बेस बनाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हम नटल लॉ का जिक्र करेंगे, इसके अलावा पोटेंशियल बैरियर का जिक्र करेंगे, पोटेंशियल वेल का जिक्र करेंगे, न्यूक्लियर फोर्स का भी जिक्र करेंगे, कोलम्बिक फोर्स का जिक्र करेंगे और इसके अलावा हम इसकी डेरिवेशन भी निकालेंगे, सम फिगर्स के थ्रू भी हम इसको देखेंगे। तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि न्यूक्लियर फोर्स होता क्या है और कोलम्बिक फोर्स कौन सी फोर्स होती है। तो न्यूक्लियर फोर्स ये शॉर्ट रेंज फोर्स होती है और ये 1 फेम्टोमीटर से लेकर 3 फेम्टोमीटर डिस्टेंस तक होल्ड कर सकती है। लेकिन जो कोलम्बिक फोर्स होती है ये रिपल्सिव फोर्स होती है और ये न्यूक्लियस को ब्रेक डाउन करती है। लेकिन जो न्यूक्लियर फोर्स होती है ये न्यूक्लियस को आपस में होल्ड करती है और ये न्यूक्लियर के एक न्यूक्लियस को फॉर्म भी करवाती है। तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि एक हैवी न्यूक्लियस और एक जो स्मॉल न्यूक्लियस होते हैं, इनमें जो हैवी होता है ये कह लें कि हो जाएगा, हैवी न्यूक्लियस जो है ये अनस्टेबल होगा, लेकिन जो स्मॉल न्यूक्लियस होगा ये स्टेबल होता है। तो ये कंडीशन क्यों होती है, इसकी रीज़न क्या है? तो ये दोनों चीज़ों की डिपेंडेंस होती है, अनस्टेबिलिटी की भी और स्टेबिलिटी की भी, न्यूक्लियर फोर्स के ऊपर और कोलम्बिक फोर्स के ऊपर। अब ज़ाहिर है जिस न्यूक्लियस को हम स्टेबल न्यूक्लियस कहते हैं तो उससे मुराद यही है कि एक तो उसका मैस जो होगा वो कम होगा तो वो स्टेबल होगा। इसके अलावा हम ये कहते हैं कि उसके अंदर जो फोर्सेस हैं जो कि न्यूक्लियॉन्स को आपस में होल्ड कर रही हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी। अब हम एक हैवी न्यूक्लियस से मुराद यही लेते हैं कि जिसका एटॉमिक मैस कितना होगा, 200 से ज़्यादा होगा, यानी कि उसके अंदर जो एटॉमिक नंबर्स की तादाद होगी वो 200 या इससे ग्रेटर हो सकती है। लेकिन जब हम अनस्टेबिलिटी की बात स्टेबिलिटी की बात करते हैं, छोटे न्यूक्लियस की बात करते हैं, तो वो इनसे डाउनवर्ड होगा, यानी कि कम से कम उसके अंदर 20 कह लें, 30 कह लें, या रेदर दैन जो स्मॉल न्यूक्लियस होते हैं उनमें हो जाए, इतनी तादाद होगी। तो बात करने का मकसद है कि जैसे ही हमारे पास स्मॉल न्यूक्लियस होंगे यानी कि जिनका मैस कम होगा, साइज़ में छोटे होंगे, तो वो स्टेबल होंगे। उनके स्टेबल होने की रीज़न ये है कि यहाँ पर न्यूक्लियर फोर्स जो होती है ये डोमिनेट कर जाती है कोलम्बिक फोर्स के ऊपर, यानी कि हमारे पास जो न्यूक्लियर फोर्स है इसकी मिकदार ज़्यादा होगी और कोलम्बिक फोर्स की मिकदार कम होगी। अब ज़ाहिर है कि जब न्यूक्लियर फोर्स की मिकदार ज़्यादा हो रही है और कोलम्बिक फोर्स की मिकदार कम हो रही है, तो न्यूक्लियर फोर्स ज़्यादा होने की वजह से न्यूक्लियॉन्स को के दरमियान पहली तो बात यह कि डिस्टेंस बहुत कम है, यानी कि 1 से लेकर 3 फेम्टोमीटर तक डिस्टेंस है, तो ये न्यूक्लियर फोर्स होल्ड करती है, अदरवाइज ये होल्ड नहीं करती। तो जब इनके दरमियान में डिस्टेंस इतना कम होगा तो फिर ज़ाहिर है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स के साथ एक दूसरे के करीब आएंगे। इनका जो एक दूसरे के दरमियान कशिश की फ़ोर्स है वो बहुत ज़्यादा होगी। याद रखें कि हमारे पास न्यूक्लियर फ़ोर्स अट्रैक्टिव फ़ोर्स होती है और कोलम्बिक फ़ोर्स रिपल्सिव फ़ोर्स होती है। जब कि हमने ये बात कर ही दी है कि न्यूक्लियर फ़ोर्स इज़ एन अट्रैक्टिव फ़ोर्स, दैन इट विल यूज टू होल्ड द ऑल द न्यूक्लियस प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस एंड फॉर्म द न्यूक्लियस, कि जितने भी हमारे पास न्यूक्लियस होंगे जो कि एक न्यूक्लियस के अंदर मौजूद हैं, उनके ऊपर इसकी पकड़ होगी, उनको मजबूती के साथ एक दूसरे के करीब लाएगी तो एक न्यूक्लियस फॉर्म हो जाएगा। लेकिन जो कोलम्बिक फोर्स होती है ये रिपल्सिव फोर्स होती है। न्यूक्लियर फोर्स क्या काम करती है कि इसने न्यूक्लियॉन जिनमें प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, उनको एक दूसरे के करीब लाना, उनको ये आपस में अट्रैक्ट करती है। लेकिन जो कोलम्बिक फोर्स होती है दैट विल ओनली रिपल्सिव फोर्स एंड इट विल रिपेल पॉजिटिव चार्ज, यानी कि ये प्रोटॉन और प्रोटॉन के दरमियान होगी और इसकी रेंज होगी 0 से फेम्टो। ये फर्दर आगे हम देखेंगे जब हम इसको ब्रीफली डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर इस पेज के ऊपर हमने ये चीज़ सीखी है कि हमारे पास ऐसे न्यूक्लियस जिनका एटॉमिक मैस 200 से ग्रेटर होगा दैट विल बी अनस्टेबल और ये स्पॉन्टेनियसली अंडरगो टूवर्ड्स द अल्फा डिके, और ये अल्फा डिके की तरफ चले जाएंगे। अब यहाँ पे 2 फोर्सेस विल बी प्रेजेंट, नंबर 1 न्यूक्लियर फोर्स, नंबर 2 कोलम्बिक फोर्स, दी दैट द एलिमेंट गोज आर नॉट टूवर्ड्स द प्रोसेस ऑफ अल्फा डिके एंड आल्सो डिफाइंस दैट दिस प्रोसेस इज परफॉर्म्ड बिटवीन 2 फोर्सेस, nuclear force and coulombic force. Now the nuclear force is an attractive force, we have already discussed that, and it is applicable from 1 to 3 femtometer. It is also we have discussed that the range of nuclear force is between 1 to 3 femtometer distance between the nucleons present in the nucleus.
Then we have also says that the smallest nucleuses will be stable. दिस फोर्स इज प्रेजेंट एंड डोमिनेट ऑन द कोलम्बिक फोर्स, और ये कोलम्बिक फोर्स के ऊपर हावी हो जाएगी। और जब ये ज़ाहिर है जो रिपल्सिव फोर्स ख़त्म हो जाएगी और न्यूक्लियर फोर्स ज़्यादा हो जाएगी, तो फिर एक न्यूक्लियस जो होगा वो स्टेबल कंडीशन में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं रिपल्सिव फोर्स के बारे में। तो जो हमारे पास न्यूक्लियर फोर्स थी, एक न्यूक्लियस के जो होल्ड स्टेबल न्यूक्लियस के लिए वो न्यूक्लियर फोर्स ज़्यादा होगी, और इसी तरह होल्ड द न्यूक्लियस एंड फ्रॉम वन न्यूक्लियस टू दिस फोर्स इज प्रेजेंट बिटवीन न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। वी हैव ऑलरेडी ऑल थिंग डिस्कस्ड। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट कूलम्ब फोर्स. We have already discussed that the Coulomb force is a repulsive force, and this will break the nucleus into small nucleuses or stable nucleuses, and its range is 0 to infinity. इसकी रेंज 0 to infinity है, और ये अनस्टेबल होती है। जो न्यूक्लियस अनस्टेबल होते हैं उनकी इन्हांसमेंट हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि देखें, पहले हमने ये बात की है कि एक स्मॉल न्यूक्लियस है, छोटा सा न्यूक्लियस है, जिसके अंदर 10 या 20 या 30 न्यूक्लियॉन्स की तादाद हो सकती है। लेकिन जैसे जैसे न्यूक्लियस फॉर एग्जांपल के उसके अंदर इंटर होते जाते हैं, या हम पीरियोडिक टेबल के लिहाज से देखें तो जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते जाएंगे तो हमारे पास जो साइज़ ऑफ द न्यूक्लियस है वो इंक्रीज़ होता जाएगा, नंबर ऑफ़ न्यूक्लियॉन्स की तादाद बढ़ती जाएगी। अब जब ज़ाहिर है न्यूक्लियॉन्स की तादाद बढ़ती जाएगी, तो न्यूक्लियॉन्स की तादाद बढ़ने की वजह से जो फोर्सेस हैं दैट विल आल्सो बी वीक। जो न्यूक्लियर फोर्स है, ज़ाहिर है हमने तो पहले ये कहा कि उसकी रेंज 1 से 3 फेम्टोमीटर तक होती है, लेकिन जैसे जैसे न्यूक्लियॉन्स की तादाद बढ़ती जाएगी तो वो फोर्स भी फिर कम होती जाएगी। जब फोर्स कम होती जाएगी तो चूँकि दोनों फोर्स एट अ टाइम अवेलेबल हैं, तो न्यूक्लियर फोर्स कम होती जाएगी और रिपल्सिव फोर्स जो है ये बढ़ती जाएगी, जिसको हमने कूलम्ब फोर्स का नाम दिया है। अब जब बढ़ती जाएगी तो न्यूक्लियस का ज़ाहिर है साइज़ भी बड़ा है, तो एक इस न्यूक्लियर फोर्स जो है ये उन न्यूक्लियॉन्स की तादाद ज़्यादा होने की वजह से उनको होल्ड करने की जो उसकी सलाहियत है वो कम हो जाएगी। जब उनकी सलाहियत कम हो जाएगी तो फिर ज़ाहिर है न्यूक्लियस जो है वो अनस्टेबल हो जाएगा, और उस स्टेबिलिटी कंडीशन की तरफ आने के लिए उसे अपने न्यूक्लियॉन्स की तादाद को रिड्यूस करना पड़ेगा। जब न्यूक्लियॉन्स की तादाद रिड्यूस होगी, न्यूक्लियॉन्स की तादाद कम हो जाएगी, न्यूक्लियॉन्स उसमें से निकल जाएंगे, तो फिर क्या होगा, वो टूट जाएगा, एक में या दो में कन्वर्ट हो जाएगा छोटे न्यूक्लियॉन्स में। तो फिर जो नए न्यूक्लियस बनने वाले वो स्टेबल कंडीशन में हो जाएंगे। अब इस पेज में हमने क्या क्या चीज़ें सीखी। सबसे पहले तो हमने ये कहा कि कोलम्बिक फोर्स इज़ अ रिपल्सिव फोर्स, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, एंड इट विल यूज टू ब्रेक डाउन द न्यूक्लियस, एंड इट्स रेंज फ्राम 0 टू इन्फिनिटी। इसकी रेंज 0 से इन्फिनिटी तक कहीं तक भी हो सकती है। और इसी तरह जो मैसिव जो न्यूक्लियस होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं ड्यू टू इन्हांसमेंट ऑफ दिस फोर्स ओवर द न्यूक्लियर फोर्स, है कि जब न्यूक्लियर फोर्स के ऊपर ये कोलम्बिक फोर्स ज़्यादा हो जाती, उसके ऊपर हावी हो जाती, उसको ओवरकम कर जाती है, उसको डोमिनेट कर जाती है, तो उसके लिए फिर क्या होगा, न्यूक्लियर फोर्स ज़ाहिर है फिर न्यूक्लियॉन्स को होल्ड नहीं कर पाएगी, तो न्यूक्लियस ब्रेक हो जाता है। और इस तरह हम ये भी बात करते हैं कि स्मॉल न्यूक्लियस होता है वो स्टेबल कंडीशन में होता है, और उसके ऊपर जो फोर्स होती है शॉर्ट रेंज फोर्स होती है, न्यूक्लियर फोर्स होती है, उसको होल्ड कर सकती है, जो कि 1 से 3 फेम्टोमीटर। लेकिन जैसे जैसे न्यूक्लियॉन्स की तादाद बढ़ती जाती है, फिर न्यूक्लियर फोर्स जो होती है वो उनको आपस में होल्ड नहीं कर पाती, तो न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाता है। जब न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाता है तो फिर वो टूट जाता है, टूटने की वजह से फिर वो स्टेबल कंडीशन में आ जाता है अपने न्यूक्लियस को खारिज करने के बाद। तो जब भी हमारे पास कोई भी न्यूक्लियस अनस्टेबल होगा, उसके अंदर जो कोलम्बिक फोर्स है वो बहुत ज़्यादा होगी, तो फिर ज़ाहिर उसने स्टेबल कंडीशन में जाने के लिए डिके प्रोसेस होना, मे बी वो अल्फ़ा हो, बीटा हो या गैमा डिके की फॉर्म में। चूँकि हम अल्फ़ा डिके की बात करते हैं तो हम इसमें अल्फ़ा डिके का ही प्रोसेस करेंगे। तो देखें, अल्फ़ा डिके की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। अब वो कैसे कम होती है वो अब हमने स्टार्ट करना है। अब हमारा ये मेजर टॉपिक जो है ये स्टार्ट हो चुका है, गैमो थ्योरीज। पहले हमने इसकी सम बेसिक्स डिस्कस की हैं, अब हम इसको मेजरली देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें शामिल है। इसमें हम दो चीज़ों का जिक्र करेंगे ख़ास तौर पर। नंबर 1 पे है हमारे पास, जिसमें हमारे पास एक पोटेंशियल बैरियर होगा, ये पोटेंशियल बैरियर की बात करेंगे। इसके अलावा हम इसकी काइनेटिक एनर्जी का जिक्र करेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी का वर्ड यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, मैं देखता हूँ। चलें हम देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी दो चीज़ें हैं, एक तो हमारे पास पोटेंशियल बैरियर होगा, पोटेंशियल
बैरियर होगा और दूसरा हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा डिके होगी। इसका हम बार बार इन दोनों चीज़ों को आपस में डिफ़र करवाएंगे, एक दूसरे के साथ इसका असर देखेंगे, फिर हम हाफ़ लाइफ की तरफ जाएंगे और फिर हम नंबर ऑफ़ न्यूक्लियॉन्स की तादाद की तरफ जाएंगे। तो ये 3-4 चीज़ें जो हमने डिस्कस करनी है। अब देखिएगा, हमने ये बात की है कि अल्फ़ा डिके की प्रोबेबिलिटी बहुत ही स्मॉल है। जब इसकी प्रोबेबिलिटी स्मॉल है यानी कि ज़ाहिर है अल्फ़ा डिके हो रहा है। अल्फ़ा पार्टिकल जिसको हमने हीलियम न्यूक्लियस का नाम दिया है 4 और 2 वाले एलिमेंट्स जो हैं। अब ज़ाहिर है ये अल्फ़ा प्रोसेस हो रहा है तो अल्फ़ा पार्टिकल किसी भी न्यूक्लियस के अंदर पहले मौजूद हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर हमारे पास कोई भी न्यूक्लियस है वो एक्स है जिसमें से अल्फ़ा डिके प्रोसेस स्टार्ट होना, तो ज़ाहिर है कुछ देर के लिए अल्फ़ा पार्टिकल उसके अंदर तो मौजूद होते होंगे। जब ये उसके अंदर मौजूद होंगे तो वहाँ पर इनके ऊपर न्यूक्लियर पोटेंशियल का असर होगा, न्यूक्लियर पोटेंशियल का असर होगा। अब ज़ाहिर है अल्फ़ा पार्टिकल एक न्यूक्लियस के अंदर जब मौजूद हैं तो ये कौन सा एक साकन हालत में है, इन्होंने न्यूक्लियस की बाउंड्री को क्रॉस तो करना है जिसमें से ये इन्होंने निकलना है। तो जब उसके अंदर ये मौजूद हैं, इनके ऊपर पोटेंशियल का असर है, न्यूक्लियर पोटेंशियल का, इनकी अपनी काइनेटिक एनर्जी है। एक बात तो होगी ये कि इनकी अपनी एक काइनेटिक एनर्जी है जिसकी रेंज है 4 to 9 और 10, यानी कि ये 4 to 10 तक ऑलमोस्ट होती है। ज़्यादातर हम ये बात करते हैं कि इसकी 4 to 9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी काइनेटिक एनर्जी मौजूद है। इसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि हम जब भी मुख्तलिफ़ किस्म के न्यूक्लियर रिएक्शंस की स्टडी करते हैं तो उनके ऊपर जब पोटेंशियल की हम कैलकुलेशन करते हैं तो पोटेंशियल की रेंज होती है 25 मेगा इलेक्ट्रॉन। ये एवरेज की बात कर रहा हूँ, मुख्तलिफ़ किस्म के रिएक्शंस हैं, उन रिएक्शंस का जब हम पोटेंशियल डिस्कस करते हैं जो कि उनके अपने न्यूक्लियस का होता है वो होता है 25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि ये वाली एनर्जी जो है इस इतनी एनर्जी होगी तो जो डिके प्रोसेस है, डिके होने वाले पार्टिकल्स हैं वो उसके न्यूक्लियस जो कि पेरेंट जिसको हमने एक्स का नाम दिया उसको इन्होंने क्रॉस करना है। अब यहाँ पे देखें कि हमने ये ज़िक्र किया है कि इनकी काइनेटिक एनर्जी होती है और पोटेंशियल बैरियर होता है, और इसके अलावा अल्फ़ा डिके हैं। अल्फ़ा डिके जो है ये इन्होंने अल्फ़ा पार्टिकल को स्टे करना है इन अ न्यूक्लियस एंड दे फील पोटेंशियल, ये पोटेंशियल फील करेंगे और ये बहुत लॉन्ग टाइम के लिए उस न्यूक्लियस के अंदर स्टे करते हैं और वहाँ पे ये पोटेंशियल होता है। पोटेंशियल क्यों होता है? ड्यू टू चार्ज की वजह से इनके ऊपर पोटेंशियल हो जाएगा, चार्ज या इंट्रैक्शंस की वजह से इसके ऊपर पोटेंशियल होगा। और जब हम मुख्तलिफ़ किस्म के न्यूक्लियर रिएक्शंस की कैलकुलेशन करते हैं, उनके पोटेंशियल को कैलकुलेट करते हैं तो वो होता है 20 से 25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहाँ पे एक काबिल गौर बात है, हमने ये पहले ज़िक्र किया है कि जब भी अल्फ़ा डिके प्रोसेस होना है न्यूक्लियस की बाउंड्री को क्रॉस करने के लिए वहाँ पर हमें जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो 25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी अगर इन्हीं ये जो अल्फ़ा पार्टिकल इनकी होगी तभी ये अपने न्यूक्लियस को छोड़ेंगे, अदरवाइज़ ये नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अगर देखा जाए तो इनकी एनर्जी 4 से 9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 4 से 9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनकी एनर्जी। अब इतनी कम एनर्जी है, अगर देखा जाए तो तकरीबन 15 to 16 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डिफरेंस है। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि किस तरह हम इस चीज़ को डिस्कस करें, क्योंकि जो पोटेंशियल बैरियर हमारे पास बन रहा है वो 25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल है दैट इज़ 4 to 9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बिकॉज इट इज़ लेस 14 to 15 to 16 यूनिट लेस फ्राम द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बैरियर। तो ये बैरियर की 25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है। ये ऐसे ही है कि इस बैरियर को क्रॉस करेंगे तो तब ही किसी दीवार को फलांग सकेंगे, इसी दीवार को एक बाउंड्री को छोड़ सकेंगे। तो ये इम्पॉसिबल है कि ये इस बैरियर को ओवरकम कर लें, क्योंकि ये काइनेटिक एनर्जी बहुत ही ज़्यादा कम है एज़ कम्पेयर टू दिस काइनेटिक एनर्जी। तो इसको सॉल्व करना है तो कैसे हम सॉल्व करेंगे? ये चीज़ हमारे लिए नामुमकिन है। अगर क्लासिकली देखें तो ये चीज़ नामुमकिन है। इसको हम ऐसे ही समझ सकते हैं कि हमारे पास एक बॉल है, उसको हम खला में भेजना चाहते हैं। अब ज़ाहिर है जैसे ही हम उसको ऊपर फेंकते हैं फ़ौरन नीचे आ जाए, क्यों? ग्रेविटेशन पोटेंशियल की वजह से। अब खला में कोई चीज़ उसी वक्त जाएगी कि जब हमने जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है उसको ख़त्म करें, कि हम उस बॉल को इतनी एनर्जी प्रोवाइड कर दें कि वो इस जो पोटेंशियल एनर्जी है इसकी ग्रिप से ही बाहर चली जाए।
तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि जब हम उसको एस्केप वेलोसिटी से ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी हम उसको प्रोवाइड कर दें। जब काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे तो वो लॉन्ग टाइम के लिए इस खला में रह सकेगी। लेकिन अब कंडीशन ये है कि हमारे पास इसी से मिलती जुलती मैं एक बात आपको बयान करने लगा हूँ कि हमने क्या करना है कि एनर्जी भी उतनी नहीं देनी जितनी पोटेंशियल एनर्जी है, और उसको खला में भी भेजना है। तो दैट इज़ अ पज़ल फॉर अस। ये हमारे लिए एक पज़ल है जिसको हमने सॉल्व करना है। अब देखें कि थोड़ा सा मैंने लिखा कि अगर बॉल को हम स्पेस में भेजना चाहते हैं तो हमको चाहिए कि इतनी एनर्जी मुहैया करें कि ये एस्केप वेलोसिटी को ओवरकम कर जाए, और साथ ही साथ ग्रेविटेशन पोटेंशियल का भी हमारे लिए मसला है, इसको भी ओवरकम करना है। तो ऐसा करना है कि खला में भेजना बॉल को, तो इसके लिए हमने ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी क्योंकि इसने खला में रहना, और ये हमारे लिए एक बैरियर है, बैरियर बहुत बड़ा है जिसको क्रॉस करना। जिस तरह हमने बात की है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल इज़ 4 to 9, बट द एनर्जी ऑफ द बैरियर इज़ 25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो टू अल्फ़ा पार्टिकल को इस बैरियर को क्रॉस करना 25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का जो है, हालांकि इनके पास तो 4 से लेकर 9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक एनर्जी है। तो कैसे ये पॉसिबल है? इसी तरह अगर हम बॉल की बात करें कि बॉल को हमने खला में भेजना और हमारे पास इतनी एनर्जी भी नहीं है जो कि हम उसको दे सकें, तो इसको हम क्वांटमली देखेंगे। क्लासिकली अगर हम देखें तो ये चीज़ नामुमकिन है, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन अगर हम मैथमेटिकल वर्क करते हुए अगर हम क्वांटम मैकेनिक्स के थ्रू देखें तो ये फिर किसी हद तक पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि कुछ थ्योरीज़ ऐसी हैं जो कि इस प्रोसेस नेचुरल प्रोसेस को बयान करती हैं। हमने ये बात पढ़ी है कि अल्फ़ा डिके इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो कुछ थ्योरीज़ ऐसी हैं जो कि इसको बयान करती हैं कि ऐसा पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल है। क्योंकि क्वांटम फिज़िक्स के अंदर एक थ्योरी है टनलिंग इफेक्ट की, इसके अलावा नटल लॉ की थ्योरी है जो कि इस चीज़ को बयान करती कि ऐसा पॉसिबल है। इन दोनों थ्योरीज़ को अल्फ़ा डिके के ऊपर एप्लीकेबल किया जाता है, अप्लाई किया जाता है। तो हम देखते हैं कि हमारे लिए एक क्लियर एग्जांपल है कि पार्टिकल जो कि पॉसिबिलिटी है और टू द पार्टिकल टू क्रॉस द बैरियर हुज हाइट इज़ ग्रेटर दैन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल। देखें हमने पहले भी जिक्र किया है, बार बार जिक्र कर रहे हैं कि अल्फ़ा पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो 4 to 9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, लेकिन जो बैरियर की हाइट है वो 25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो इनके दरमियान में तकरीबन 15 to 16 यूनिट्स का फ़र्क आ रहा है। तो इसने ओवरकम करना है। तो इसके लिए हम पोटेंशियल वेल की एग्जांपल लेते हैं कि दैट इज़ द पोटेंशियल वेल विच इज़ बिलोंग्स टू द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस। तो इस को यहाँ से इस वेल के अंदर जो अल्फ़ा पार्टिकल्स होंगे वो एक दूसरे के साथ स्ट्राइक करेंगे। जब ये एक दूसरे के साथ स्ट्राइक करते जाएंगे तो इनके पास इतनी एनर्जी हो जाएगी, कंटिन्यूसली ये स्ट्राइक करेंगे, तो फिर ये इस बैरियर को क्रॉस कर लेंगे। अब यहाँ पे फिर हमारे पास कुछ ऐसी कंडीशंस भी आ जाएंगी कि इनकी विड्थ के बारे में ये हम एंड पे ये बेसिकली नटल लॉ है जो कि इसकी हाफ़ लाइफ वगैरह को भी बयान करता है। तो सबसे पहले हम इसको पोटेंशियल वेल के थ्रू देखते हैं कि पोटेंशियल वेल जो है इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल किस तरह इस चीज़ को एक्सप्लेन करता है। अब यहाँ पे देखें, ये हमारे पास एक पोटेंशियल वेल है। यहाँ पे इसकी एनर्जी कितनी है? 4 से 9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल, एंड दिस इज़ द बैरियर पोटेंशियल। यहाँ से लेकर ये हमारे लिए मसला है, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी 9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यहाँ तक पहुँचना है तो फिर इस यहाँ से एस्केप करना है। तो इसको पज़ल को सॉल्व करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमारे पास जो बैरियर था वो इस फॉर्म में है। हाइट कितनी है इसकी? v है पोटेंशियल हाइट। लेंथ ऑफ द बैरियर इज़ L, एंड दिस इज़ द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। अब ये एनर्जी वाले पार्टिकल जो हैं इन्होंने इसको क्रॉस करना है इस बैरियर को। अब इसको क्रॉस कैसे करेंगे? अगर तो हम बात करें कि क्लासिकली बात करें तो इनके लिए ये फिर पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर हम क्वांटम फिज़िक्स के अंदर रहकर बात करें, क्योंकि क्वांटम फिज़िक्स के अंदर जब हम बात करते हैं तो पार्टिकल हैज़ डुअल नेचर्स, अल्फ़ा पार्टिकल है पार्टिकल नेचर एंड आल्सो वेव नेचर। तो अल्फ़ा पार्टिकल क्वांटमली हम देखें तो कहा जाता है कि ये प्योरली पार्टिकल नेचर शो नहीं करवाते, इनके अंदर किसी न किसी हद तक जो इसकी वेव नेचर भी मौजूद होती। अब जब हम वेव नेचर की बात करते हैं
तो फिर ये किसी हद तक पॉसिबल हो जाता है कि इस बैरियर को ये क्रॉस कर लें। अब इस बैरियर को इन्होंने क्रॉस कैसे करना वो हम देखते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये एक बैरियर है जिसकी लेंथ कितनी है इसकी ये विड्थ L है, और ये वाला जो पोटेंशियल है ये हमारे पास B है, और यहाँ पर जो पार्टिकल आ रहे हैं उनकी एनर्जी हमारे पास यहाँ पे E हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा कि दिस वेव मोशन ऑफ द पार्टिकल कैन बी अंडरस्टैंड बाय स्टडिंग द वेव बिहेवियर ऑफ द पार्टिकल। इसको हम वेव बिहेवियर के थ्रू डिस्कस कर सकते हैं। तो जब हम बात करते हैं इसकी क्वांटमली, तो हम ये बात कहते हैं कि अगर हमारे पास कोई पार्टिकल हैं जो कि वेव नेचर भी शो करवाते हैं, तो ये वेव जब ये वेव नेचर शो करवा रहे होते हैं तो ये वेव के थ्रू पेंट्रेट कर सकते हैं इस बैरियर को, हालांकि अगर इनकी एनर्जी बैरियर की एनर्जी से कम भी हो। अगर काइनेटिक एनर्जी इसकी कम भी हो तो फिर ये इसको क्रॉस करने की सलाहियत रखते हैं। तो ज़ाहिर है पार्टिकली अगर देखा जाए तो ये इसको क्रॉस नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम इसको वेव मैकेनिक्स के थ्रू देखें, वेव के लिहाज से देखें, तो फिर ये इसको पेंट्रेट कर सकते हैं। लें जी, अब हम देखते हैं इसका मैथमेटिकल वर्क। हमने ये बात की है कि हमारे पास एक पोटेंशियल बैरियर है, ये एक पोटेंशियल वेल है, इसकी विड्थ L है, पोटेंशियल की हाइट V है, एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज़ E। तो जब हम ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं कि इस स्टेट से जो बैरियर को इन पार्टिकल्स ने क्रॉस करना है, उनकी ट्रांसमिशन की प्रोबेबिलिटी जो है वो किसके इक्वल होती है? नियरली इक्वल होती है। प्योरली इक्वल नहीं होती, तो वो इक्वल होगी E रेज़ पावर -2 K2L। अब ये टर्म कौन सी हैं? L, जिसको हमने विड्थ बोला है। K इज़ द एनर्जी डिफरेंस विच इज़ इक्वल टू 2m इंटू V माइनस E। E इज़ द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स, V इज़ द पोटेंशियल, हाइट, mass and H cross which is constant, this is also constant, this is varying, this is also varying। तो यहाँ पर हमारे पास ये कुछ टर्म होगी। अब ये सारा प्रोसेस जो हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड द टनलिंग इफेक्ट विच फ्रॉम द क्वांटम मैकेनिक्स प्रिडिक्टेड फॉर द अल्फा डिके। अब इसी टनलिंग इफेक्ट को हमने अप्लाई कर दिया अल्फ़ा पार्टिकल्स के ऊपर। तो जब हम इसको अल्फ़ा पार्टिकल्स के ऊपर अप्लाई करते हैं तो हम ये बात साथ ये भी करते हैं चूँकि अल्फ़ा पार्टिकल की हमारे पास एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बहुत कम है, और इन्होंने ओवरकम करना है 25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी को। तो प्रोबेबिलिटी हम ये बात करते हैं कि ये एस्केप कर जाते हैं इसको, और पोटेंशियल वेल को ये छोड़ जाते हैं। क्यों छोड़ जाते हैं? कि जब हम यहाँ पर एक और बात करते हैं कि हमने पहले भी ये जिक्र किया है कि ये कंटिन्यूसली एक दूसरे के साथ स्ट्राइक कर रहे होते हैं। तो फिर ये भी कहा जा सकता है कि इनकी स्ट्राइकिंग की वजह से एनर्जी इनके पास इतनी हो जाती है, कुछ की कम हो रही होती है, कुछ की ज़्यादा हो रही होती है। तो इस तरह ये इस बैरियर को क्रॉस करने की सलाहियत भी हासिल कर लेते हैं, क्योंकि क्वांटमली हमने ये बात कर दी है कि टनलिंग इफेक्ट के थ्रू इट इज़ पॉसिबल व्हेन अल्फ़ा पार्टिकल हैविंग लेस एनर्जी टू द बैरियर हाइट। और ये वेव नेचर को, वेव मैकेनिकल नेचर को जब हमने इसको डिस्कस किया, इसको सॉल्व किया, प्रोबेबिलिस्टिक मैकेनिक्स को हमने सॉल्व किया, तो हमारे पास सारी इक्वेशन सॉल्व करने के बाद ये हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आ गया जिसमें हमने ये कहा था कि प्रोबेबिलिटी, जो ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी है विच इज़ इक्वल टू 2 K2L। और इसी तरह हमारे पास ये K2 जो है ये डिफरेंस है, हमारे पास एनर्जी का डिफरेंस है, और ये फिर क्या करेंगे, इसको क्रॉस कर जाएंगे कि जब इनकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी एज़ कम्पेयर टू द बैरियर पोटेंशियल। अब पहले तो हमने एक पार्टिकल के लिए ड्रा कर लिया कि जब एक पार्टिकल है उसके ऊपर उसकी काइनेटिक एनर्जी है जो कि लेस है पोटेंशियल हाइट से, तो किस तरह वो उस पोटेंशियल बैरियर को ओवरकम करेगा और इस बैरियर को क्रॉस करके गुजर जाएगा। अब हम बात करते हैं दो पार्टिकल्स के लिए। तो दो पार्टिकल की जब हम बात करते हैं, टू पार्टिकल सिस्टम की बात करते हैं, तो यहाँ पर देखें कि एक पार्टिकल ऐसा है जिसकी एनर्जी बहुत कम है, जिसको हमने E1 का नाम दे दिया। फिर दूसरा पार्टिकल है, उसको हमने E2 का नाम दे दिया।
अब ज़ाहिर है इसकी एनर्जी कम है, ये बैरियर ही हमें शो करवा रहा है कि अगर ये हमारे पास इसका इनिशियल लेवल है तो यहाँ पर जो एनर्जी है ये कम है, यहाँ पर एनर्जी ज़्यादा है। जब यहाँ पर एनर्जी ज़्यादा है तो फिर हमारे पास यहाँ पर एनर्जी कम, यहाँ पे एनर्जी फिर ज़्यादा होगी। तो अगर हम इन्हीं रिलेशंस को E1 के लिए ड्रा करें या फिर E2 के लिए ड्रा करें तो हमारे पास E2 एनर्जी जो है वो ज़्यादा है, E1 एनर्जी कम है। यहाँ पर एक बात काबिल फ़हम है कि विड्थ ऑफ द बैरियर इज़ डिफरेंट फॉर बोथ केसेस। दोनों केसेस के लिए बैरियर की विड्थ हमारे पास चेंज हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर हम बात कर रहे हैं ऐसा पार्टिकल जिसकी एनर्जी कम है और जिसको हमने E1 का नाम दिया, तो अब यहाँ पे फिगर में गौर करें कि हमारे पास ये एक इस टाइप की कर्व बन रही है जो कि बैरियर को शो करवा रही। अब देखें यहाँ पर एक कर्व बन रही इस फॉर्म में, ये कर्व हमारे पास आर का रेसिप्रोकल है, आर विच इज़ द रेडियल डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स। तो यहाँ पर अगर कम एनर्जी वाला पार्टिकल है जिसको हमने E1 एनर्जी का नाम दिया और यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी वाला पार्टिकल है E2 वाला, तो यहाँ पर देखें यहाँ पर हमारे पास एनर्जी में डिफरेंस आ रहा है, एनर्जी में डिफरेंस आ रहा है और साथ ही साथ इसके बैरियर में भी, बैरियर की विड्थ में भी डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे फिर अगर बैरियर को L1 का नाम दे दें, यहाँ पे बैरियर को L2 का नाम दे दें, तो देखें जैसे जैसे हमारे पास एनर्जी की वैल्यू बढ़ती जा रही है ये बैरियर जो है ये भी कम होता जा रहा है। बैरियर को क्रॉस करना अल्फ़ा पार्टिकल के लिए ईजी होता जा रहा है। अब यहाँ पर क्या है, लेंथ ज़्यादा है, यहाँ पर लेंथ कम है। जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती जाएगी फिर हमारे पास ये बैरियर की लेंथ भी कम होती जाएगी। मीन के हम ये कह सकते हैं कि बैरियर लेंथ बैरियर विड्थ है, ये बैरियर विड्थ इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल के जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती जा रही है बैरियर की विड्थ कम होती जा रही है। यहाँ पे देखें अगर एनर्जी हमारे पास जो E2 की ज़्यादा है, E2 की एनर्जी ज़्यादा है लेकिन उसी के मुकाबले में हमारे पास उसकी विड्थ कम हो चुकी है। तो फिर यहाँ पे द हायर एनर्जी पार्टिकल हैव ग्रेटर प्रोबेबिलिटी टू एस्केप द वेल रेदर दैन द लोअर एनर्जी पार्टिकल। तो जितनी एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी उतनी ही उनके पास प्रोबेबिलिटी, उनकी जो ताकत है न्यूक्लियस की बाउंड्री को क्रॉस करने की, एस्केप करने की, वो भी बढ़ जाएगी। तो ये डिपेंड करता है एनर्जी के ऊपर। जिस तरह हमने शुरू से बात की कि 4 to 9 अल्फ़ा पार्टिकल की एनर्जी ऑलरेडी उनके पास है। फिर जो बैरियर की पोटेंशियल एनर्जी है, वो बैरियर की एनर्जी है वो 25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब उन्होंने इनको क्रॉस करना है, तो जैसे जैसे एनर्जी पार्टिकल्स की बढ़ती जाएगी, एनर्जी के बढ़ने के साथ साथ क्या होगा कि जो बैरियर की विड्थ है वो भी कम होती जाएगी। इस चीज़ को बयान किया गया है नटल की तरफ से, जॉर्ज नटल, जिसने एक नटल लॉ भी पेश किया था। तो अभी हम नटल लॉ को अप्लाई करते हैं हाफ़ लाइफ के ऊपर और समझते हैं कि किस तरह हाफ़ लाइफ और अल्फ़ा डिके प्रोसेस जो हैं जिनकी एनर्जी कम होती है, ज़्यादा होती है, उनका हाफ़ लाइफ कैसा होता है। अब हम दोबारा फिर ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं कि ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी में जिस तरह हमने ये बात की है कि अगर एनर्जी ज़्यादा है तो विड्थ कम हो जाएगी। जब विड्थ कम हो जाएगी तो डेफिनेटली बात है कि जो पार्टिकल हैं वो एस्केप होने के ज़्यादा करीब हो जाएंगे। अब विड्थ ज़्यादा हो जाएगी तो पार्टिकल क्या करेंगे कि पार्टिकल के पास विड्थ ज़्यादा होने की वजह से वो बैरियर से बहुत ज़्यादा दूर होंगे। तो फिर इस तरह हम कह सकते हैं कि ऐसे पार्टिकल जिनकी एनर्जी ज़्यादा है उनकी ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी भी फिर ज़्यादा होगी और जिनकी एनर्जी कम है उनकी ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी भी कम होगी। अब जिस तरह एक बार फिर उसी फिगर को देख लेते हैं कि हमारे पास फिगर ये थी, कुछ इस तरह की फिगर थी। तो यहाँ पे हमारे पास बैरियर ज़्यादा था, यहाँ पे फिर बैरियर की विड्थ कम थी। अब यहाँ पर जो पार्टिकल थे उनकी एनर्जी E1 थी, यहाँ पर पार्टिकल उनकी एनर्जी E2 थी। अब E1 जो एनर्जी है ये कम है और अगर ये एनर्जी कम है तो फिर यहाँ पर बैरियर भी ज़्यादा है, यानी कि पार्टिकल की अगर एनर्जी कम है तो ये ज़्यादा देर तक यहाँ पे स्टे करेंगे, बहुत ही ज़्यादा देर के लिए यहाँ पे स्टे करेंगे। तो ज़ाहिर है जब ये स्टे करेंगे तो फिर हाफ़ लाइफ भी इनकी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। जब इन्होंने ज़्यादा देर तक यहीं पे स्टे करना है तो फिर इनका लाइफ टाइम जो है वो ज़्यादातर इसी के अंदर ही गुजर जाएगा, इसी बैरियर के अंदर ही गुजर जाएगा। तो फिर इनकी हाफ़ लाइफ यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगी, लाइफ पीरियड इनका ज़्यादा है। क्योंकि हाफ़ लाइफ में हमने ये बात की है कि अगर हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल के 1000 पार्टिकल मौजूद हैं किसी भी एलिमेंट के, 1000 एटम मौजूद हैं। अब उसमें 1000 का हाफ़ कितना है हमारे पास, 1000 का हाफ़ हमारे पास है 500। तो 500 होने एटम होने पे में कितना टाइम लगेगा, दैट इज़ द हाफ़ लाइफ ऑफ द दैट एलिमेंट। तो
अब अगर यहाँ पर एटम्स मौजूद अल्फ़ा पार्टिकल यहाँ पर मौजूद हैं, अल्फ़ा जो हीलियम के पार्टिकल है यहाँ पर मौजूद हैं, तो यहाँ पर ये ज़्यादा देर के लिए स्टे करेंगे, क्योंकि ये जब इस बैरियर को क्रॉस करेंगे, ओवरकम करेंगे, तो तभी ये बाहर जाएंगे, अदरवाइज़ ये बाहर कैसे जा सकते हैं। तो फिर जब एनर्जी कम होगी तो फिर हाफ़ लाइफ ज़्यादा हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लेवल विड्थ हमारे पास कितनी थी, वो बहुत ही कम थी, जिसको हमने L2 का नाम दिया था। अब यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ही इस पॉइंट तक पहुँचेंगे, जो पार्टिकल पहुँचेंगे 25 के करीब करीब पहुँचेंगे, ये फ़ौरन इसको एस्केप कर देंगे। जब ये इसको एस्केप करेंगे तो फिर यहाँ पे इनकी हाफ़ लाइफ भी फिर बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगी, बहुत जल्द ये इसको छोड़ देंगे। तो फिर हमारे पास ये कॉन्सेप्ट बनता है कि हाफ़ लाइफ फॉर द लो एनर्जी पार्टिकल इज़ ग्रेटर दैन द हाफ़ लाइफ ऑफ द हायर एनर्जी पार्टिकल इज़ लेस। तो हायर एनर्जी पार्टिकल की हाफ़ लाइफ लेस होगी, और जिनकी एनर्जी कम होती है उनकी हाफ़ लाइफ उनकी ज़्यादा हो जाएगी। क्यों? जब एनर्जी कम है तो पार्टिकल जो हैं ये ज़्यादा देर तक यहाँ पे स्टे कर पाएंगे, ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए यहाँ पे रह पाएंगे। लेकिन अगर एनर्जी ज़्यादा हो जाती है तो ये फ़ौरन इसको एस्केप कर देंगे, और फिर ज़ाहिर है उनकी एनर्जी जो हाफ़ लाइफ है वो बहुत ही कम होगी। तो अब हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पर एक बात काबिल गौर है हायर पार्टिकल के लिए, हायर एनर्जी पार्टिकल के लिए, कि हमने बात की है कि हाई एनर्जी पार्टिकल दे विल गो थ्रू द बैरियर सून एंड फील वेरी स्मॉल लेंथ ऑफ द पार्टिकल, लेंथ ऑफ द बैरियर के जैसे इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाएगी और ये फ़ौरन बैरियर को क्रॉस कर जाएंगे, बैरियर को छोड़ देंगे। अब हम एंड पे बात करते हैं, इसके कंक्लूजन की तरफ आते हैं कि नटल लॉ हमें बेसिकली बताता है क्या। तो नटल लॉ हमें ये बताता है कि एज वी कैन से दैट दूज न्यूक्लियर डिके रेडिएशन प्रोसेस हैज़ हायर एनर्जी दैन द हाफ लाइफ लीड्स टू बी लो। जिनकी एनर्जी हाई होगी उनकी हाफ़ लाइफ कम हो जाएगी, और इसी तरह जिनकी जो एनर्जी बहुत ही कम है उनकी हाफ़ लाइफ भी फिर जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। ये दोनों एक दूसरे के उलट बिहेव करते। अगर तो एनर्जी हमारे पास कम है, हाफ़ लाइफ फिर ज़्यादा होगी, एनर्जी कम है तो हाफ़ लाइफ फिर ज़्यादा हो जाएगी, हाफ़ लाइफ विल बी ग्रेटर। और अगर एनर्जी ज़्यादा है, ग्रेटर है, तो हाफ़ लाइफ फिर लो हो जाएगी, लेस हो जाएगी। तो ये इन दोनों का आपस में कॉन्सेप्ट है। तो हम ये बात करते हैं कि सिमिलरली शॉर्ट लिव्ड अल्फ़ा पार्टिकल हैज़ ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी। शॉर्ट लिव्ड जो कि बहुत कम देर के लिए एक बैरियर में या न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं, जिनकी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, तो फिर उनकी हाफ़ लाइफ फिर क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। और इसी तरह जो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल वर्क के बारे में इस नटल लॉ ने हमें बताया था कि किस तरह एक्सपेरिमेंटली आप इस नेचुरल प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ऑफ द अल्फ़ा डिके को आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। अगर हम पहले बात करते हैं तो वो सारा का सारा वर्क हमारे पास तो थ्योरेटिकली वर्क था। तो ये था गैमो थ्योरी का कॉन्सेप्ट, जिसने अल्फ़ा पार्टिकल्स की नेचर को डिफ़ाइन किया कि ये प्रोसेस क्यों हो रहा होता है, किस तरह इसके ऊपर एनर्जी का इफेक्ट है, किस तरह इसके ऊपर हाफ़ लाइफ का कॉन्सेप्ट है, किस तरह इसका काइनेटिक एनर्जी का और बैरियर का आपस में तल्लुक़ है। तो विश यू ऑल द बेस्ट। उम्मीद है कि आपको इस चीज़ की समझ आ जाएगी और आप अपने क्वेश्चंस रिकॉर्ड करवा सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।